हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है। लेट्स स्टडी द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये दुनिया की सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट थिंग इज़ वो सबसे लेंदी और डिटेल्ड हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी सोवरीन कंट्री की। ओरिजिनली जब पहली बार इसको लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा था और वो एक फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा था। फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल कैलीग्राफी हैंड राइटिंग का स्टाइल होता है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हैंड राइटिंग में लिखा था। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब ये अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। मोस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस। मैक्सिमम जितने भी हमारे पास प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं, वो मोस्टली हमने किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, उसको अपने हिसाब से अमेंड किया है, अपने कंट्री के हिसाब से अमेंड करके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। देयरफॉर इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अ बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है, अ मिक्स्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला जाता है। नंबर 3, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Now, there are 5 points that decide the nature of constitution. पहला, sovereign, socialist, secular, republic और democratic। सबसे पहले समझते हैं sovereign क्या होता है। sovereign वो कंट्री होती है जो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी एक्सटर्नल कंट्री या एक्सटर्नल पावर से। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ जो हमारी कंट्री है वो एक सोवरेन कंट्री है। जो भी डिसीजन इस कंट्री को लेने होते हैं उसके लिए उसको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज़ादी से पहले इंडिया एक सोवरेन कंट्री नहीं थी। सेकंड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वो कंट्री होती है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज इक्वली सोसाइटी में बांटे जाते हैं। वो हर एक पर्सन को इक्वली मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, मे बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज इस कंट्री में अवेलेबल हैं वो हर एक मेंबर ऑफ सोसाइटी को इक्वली मिलता है। थर्ड, सेक्युलर। अनलाइक एनी अदर कंट्रीज़, हमारी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है जहाँ पे हर एक इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट है। ये कंट्री किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे बेस्ड नहीं है। नंबर 4, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर जो हेड होता है किसी कंट्री का, वो उसके सिटीजन चूज करते हैं। रिपब्लिक डिफरेंट कैसे हुआ ये आप समझिए। मोस्टली जो कंट्रीज़ जहाँ पे किंग्स और क्वींस होते हैं वो सिटीज़न चूज़ नहीं करते हैं, वो बाय एयर होते हैं। वो अपने जैसे उनके फादर किंग थे तो वो किंग हो गए। बट एक रिपब्लिक कंट्री में एक सिटीज़न के पास पूरा राइट होता है अपने हेड को चूज़ करने का। डेमोक्रेटिक समवॉट उसी सिमिलर फैशन में, जहाँ पे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो आगे जाके हमको रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4, फेडरल इन स्ट्रक्चर। फेडरल इन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो पावर है इंडिया की, जो पावर है इंडिया का, जो कंट्रोल है वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइडेड है। सेंटर मतलब प्रेजेंटली जो दिल्ली से रूल कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिसने लोकसभा जीता है, लोकसभा के इलेक्शंस जीते हैं। स्टेट, हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो स्टेट के पास अपने कुछ पावर्स हैं, सेंटर के पास अपने कुछ पावर हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट
के पास ऐसा सुप्रीम पावर हो जाए कि वो अपना अलग रूल कर सके, नहीं. बट द सेंटर इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एज फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिटरी स्टेट. फेडरल में 2 के पास पावर थी, यूनिटरी में 1 के पास पावर होगी. अगर इमरजेंसी लगती है तो जितना भी पावर स्टेट के पास था वो सारा अब सेंटर के पास आ जाएगा. मतलब पूरी कंट्री का जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास आ जाएगी जब इमरजेंसी होगी. तब ये फेडरल स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, तब वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है यूनिटरी स्टेट में. नंबर 5, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे कंट्री में पार्लियामेंट वर्क करती है और ये पार्लियामेंट वाला जो गवर्नमेंट है ये सेंटर में भी है और स्टेट में भी है. हमको पता है सेंटर में वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा. उसी तरह से स्टेट में हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है. जो प्रेसिडेंट होता है, हमारे पास 2 हेड्स होते हैं. अगेन जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है. मतलब हम डायरेक्टली उसको इलेक्ट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं. प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो एक्चुअल हेड होता है. मतलब जो कंट्री की रनिंग है वो प्राइम मिनिस्टर चूज़ करता है, बट प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बना के रखा जाता है ताकि जो इमरजेंसी जो डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट ले सके. प्रेसिडेंट के साइन उसमें मैक्सिमम लगता है. नंबर 6, बाईकैमरल लेजिस्लेचर. In center there are 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. We have already done that. और in state again there are 2 houses, legislative assembly और legislative council, जिसको हम विधान सभा और विधान परिषद भी बोलते हैं. अब जो विधान परिषद है वो सारे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, वो कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल होती है. नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. जनरली countries with federal structure has a provision of dual citizenship, one for the state and one for the center. जैसे अगर आप यूएस में जाएंगे तो यूएस में यूएस सिटीजनशिप अलग होती है और यूएस के अंदर जो भी स्टेट आता है उस स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में एक सिंगल और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप होती है जो हर एक इंडिविजुअल को मिलती है. मतलब अगर आप यूपी के हैं तो आप बिहार में भी इंडिया का ही सिटीज़न है और वही सेम सिटीज़न यूपी का भी बिहार में चलेगा, सब कुछ चलेगा सेम सिमिलर, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे तमिलनाडु में. बट दूसरे फेडरल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, यूएस में ऐसा नहीं होता है. यूएस में सेंटर का जो सिटीजनशिप होता है वो अपना अलग होगा और स्टेट का सिटीजनशिप अलग होगा. मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजनशिप अगर आप होल्ड करते हो तो दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजनशिप आप होल्ड नहीं कर सकते हो और उस स्टेट पे आपके कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे. इंडिया में ऐसा नहीं है. नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलता है कि इंडिया में हर वो सिटीज़न जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है एज में, उसके पास एक राइट है वोट करने का और वो राइट किसी भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा. एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु इज़ 18 and 18+ is eligible to vote. No discrimination on the grounds of caste, race, religion, place of birth, etc. I hope you liked the video. Please subscribe and do share. Thank you.